अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सेठी से सवाल। मैं हूं सैयद आयशा नाज और मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी साहब, पता चलाना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऐसी पॉलिसी है क्या मुज़ाकरात के हवाले से। वो यूँ कि एक अरसे से हमारी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ कहती आई हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही हमारे साथ नहीं बैठना चाहती, और सबको पता है इमरान खान साहब किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं थे क्योंकि उनकी नज़र में सब चोर थे। अब एक मारूफ ताजिर की भी स्टेटमेंट आई कि उन्होंने रिलेट किया हमारे मुल्क के एक बड़े से मंसूब किया उस बयान को कि उनका कहना था सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ एक तरफ हैं और एक पार्टी एक तरफ। चले, वो तो जो माजी था सो हो गया। अब कुछ अरसे से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून तक ये कह रहे हैं कि हम बानी पीटीआई के साथ बैठने को तैयार हैं, इमरान खान साहब के साथ नवाज शरीफ साहब बात कर सकते हैं, अगर पहले बात की कभी तो अब भी कर सकते हैं, मुज़ायका नहीं है। दूसरी तरफ हमें ये नज़र आता है कि इमरान खान साहब मुज़ाकरात को तैयार नहीं हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ नहीं बैठना चाहते। वो कहते हैं कोई डील नहीं होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई डील किसी के साथ नहीं करेगी। रऊफ़ हसन साहब भी ये कहते हैं कि मुज़ाकरात या बातचीत उनसे होगी जिनके पास असल ताकत है। फिर हमें शहरियार अफरीदी साहब का बयान कल यहाँ डिस्कस किया, उन्होंने कहा या आर्मी चीफ से या DGI से हम बात करेंगे और जल्द होंगे फ़ौज से मुज़ाकरात। अब आज जो खबर सामने आई है वो ये कि इमरान खान साहब ने पार्टी क़यादत को ना सिर्फ ये कि इस्टेब्लिशमेंट बल्कि सियासी जमातों से मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी है। और ये बात कर रहे हैं जनाब शिबली फराज साहब। शिबली फराज साहब सिर्फ यहीं तक नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं पहले बताएं किस माहौल में और किस बुनियाद पर मुज़ाकरात होंगे। और ये भी हमें देखना है कि जो हुकूमत फॉर्म 47 पे बनी है इसके पास इख्तियार कितना है मुज़ाकरात के हवाले से, या उन बातों पर अमल कितना कर सकती है। क्वेश्चन ये है कि वाकई क्या इस टाइम जब 9 मई की पहली बरसी आने वाली है सभी मुज़ाकरात पर संजीदा और आमादा हो गए एकदम? नहीं, ऐसी नहीं बात। अपोजिशन जो अब गवर्नमेंट में है इनका तो पुराना मौक़िफ़ है कि हम तो खान साहब के साथ बैठना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। जब ये अपोजिशन में भी थे तो ये कहते थे हर मसला जो है हमारे साथ बैठ के बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनिस्ट्रीज़ की बात करें, जो कमेटीज़ हैं पार्लियामेंट की उसकी बात करें, इलेक्शन कमीशन की बनाना है उसकी बात करें, केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर, सबकी बात वो करने के लिए तैयार थे। खान साहब तैयार नहीं थे। खान साहब तो उनके तो दो चीज़ें थी, एक तो वो पार्लियामेंट को तस्लीम ही नहीं करते थे, उनकी लेजिटिमेसी और सुप्रीमेसी, वो आते ही नहीं थे पार्लियामेंट में। कभी कभी आने बस बयान दिया और चले गए अपने। तो पार्लियामेंट को तो उसने कभी सीरियसली लिया नहीं, और जब अपोजिशन में तो गालियाँ देते थे पार्लियामेंट को। अपोजिशन तो हमेशा ये कहती रही है कि वी वांट टू टॉक टू द गवर्नमेंट, और अब कहते हैं वी वांट टू टॉक टू द अपोजिशन। तो मेरा ख्याल है वो अपोजिशन ऑब्लिक गवर्नमेंट का तो एक ही मौक़िफ़ रहा है। खान साहब का मौक़िफ़ बदलता रहता है, कभी कहते हैं मैं बात नहीं करूँगा, कभी आप कहते हैं कि मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। तो मैंने नहीं ख्याल खान साहब को सीरियसली लेना चाहिए। अब आई बात कि क्या गवर्नमेंट को सीरियसली लेना चाहिए कि नहीं। मैं समझता हूँ कि ये जो अभी नई पेशकदमी हुई है ना कि ये जो सेनेटर सिद्दीकी साहब ने जो बात कही है, हाँ, कि जी हम तैयार हैं, बताएं। और शिबली फराज साहब कहते हैं बताएं एजेंडा क्या होगा। वो कह रहे हैं इरफान सिद्दीकी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हाँ, किसको रिप्रेजेंट? तो ये इरफान सिद्दीकी इज अ सेनेटर एंड ही इज रिप्रेजेंटिंग मुस्लिम नून लीग, जाहिर है। अच्छा। और किसको करेंगे वो? और वो मियां नवाज शरीफ के करीब है। अच्छा। इसके साथ एक नया डायमेंशन खुल जाता है कि क्या बात है कि मियां नवाज शरीफ वाले जो लोग हैं वो अब ये बात कर रहे हैं कि खान साहब से बात की जाए, और जो हुकूमत में लोग जो बैठे हुए हैं उनकी तरफ से कोई ख़ास सीरियस पेशकदमी नहीं हो रही। तो अब बात यह है कि ये तो फिर फिट करता है ना वो बयानियाँ जो नवाज शरीफ साहब चाह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से थोड़ी सी स्पेस और ली जाए, बिल्कुल ही मोहताज ही ना हो जाएं इस्टेब्लिशमेंट के, फिर उड़ जाएंगे। पहले भी उड़ रहे हैं, फिर आगे जाके उड़ जाएंगे। सारा बयान ही 180 डिग्री चेंज हो गया है। तो ये तो बड़ा नुकसान हो गया नून लीग को। और अब ये है कि इस्टेब्लिशमेंट को थोड़ा सा पीछे धकेलना है ताकि कुछ हमें भी मौका मिले। अब हमने आवाम की खिदमत भी करनी है, ये सारा IMF का एजेंडा तो नहीं करना। IMF का एजेंडा किया तो आवाम तो हमें छक्के चौके मार के फारग कर देगी। तो इसलिए बेहतर ये है कि थोड़ी सी स्पेस हमारे पास भी होनी चाहिए। हमने आवाम के ऊपर भी कुछ उनको भी देना है, कुछ उनके लिए भी सहूलतें करनी है, कुछ उनके लिए भी सब्सिडीज़ करनी है। तो हमें ये स्पेस मिलनी चाहिए, मगर IMF स्पेस दे नहीं रहा। और SIFC और बाकी जो सारे पिलर्स ऑफ एस्टैब्लिशमेंट है या गवर्नमेंट है, वो जो कहते हैं कमांडिंग हाइट्स ऑफ गवर्नमेंट, वो तो सारी एस्टैब्लिशमेंट ने ले लिए। तो ये इससे इट मेक सेंस कि ये खान साहब को कह रहे हैं कि आओ, ਤੁਹਾਡਾ भी ਇਹਦੇ फ़ायदा है तो साडा भी ਇਹਦੇ फ़ायदा है।
कि आप मिल जाएं ताकि हम इस्टेब्लिशमेंट को पीछे धकेलें, शायद आगे फिर और रास्ते निकल आएँ। तो मेरा ख्याल है इस वक्त दोनों ये सोच रहे हैं, क्योंकि दोनों के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट हावी है, तो दोनों ये सोच रहे हैं कि किसी तरीके के साथ ये बातें तो शुरू कर दें, काल शायद किसी स्टेज पे हम बैठ जाएं एक दूसरे के साथ, तो और कुछ नहीं तो इस्टेब्लिशमेंट थोड़ी पीछे हट जाएगी। अच्छा, तो अगर हम इमरान के करीब जाते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट लगी ना 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 ਅਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅੱਛਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। तो अगर इमरान खान कहता है ਅਸੀਂ इस्टेब्लिशमेंट के नाल बहने हैं, इस्टेब्लिशमेंट जो कहिए हमने इसके साथ नहीं बैठना, तो हम शायद इनको कुछ दे दें। अच्छा। तो ये मतलब है दोनों जो हैं वो उनके फ़ायदे में है कि इस्टेब्लिशमेंट पीछे हटे। अच्छा। तो मेरा ख्याल है वो इसलिए ये पेशकदमी हो रही है, मगर निकलना कुछ नहीं इसमें से। दोनों सिंसियर नहीं है एक दूसरे के साथ। एक तो खौफजदा है कि अगर दूसरा आ गया उसकी कोई डील होगी इस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो ये जो गवर्नमेंट है जिसके ऊपर बड़ा सख्त इल्ज़ाम है कि ये तो गवर्नमेंट जो है इट्स नॉट रियली एन इलेक्टेड गवर्नमेंट इन द सेंस ऑफ अ पॉपुलर गवर्नमेंट, तो फिर इसका क्या होगा। तो उधर इमरान खान साहब ये है कि ये गवर्नमेंट अगर रह गई और कामयाब हो गई, 4 साल ये को गुजार लिए, इकोनॉमी टर्न अराउंड कर दी, तो फिर इमरान खान का और पीटीआई का क्या होगा। तो क्या ये उसी किस्म की सिचुएशन बन रही है जो बन रही थी कि अगर जनरल फैज़ और इमरान खान इकट्ठे हो गए तो हमारा क्या होगा। अब ये फिक्र पड़ा हुआ अगर ये और इकट्ठे हो गए तो फिर इमरान खान का क्या। तो आपने अपने मफादात के होते हुए फिर ये मुज़ाकरात वाली जो ट्रेन है ये पटरी पर कैसे आएगी। वो कह रहे हैं TORs बनाएं, क्या होंगे TORs? अच्छा, और TORs मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो इसके ऊपर चलेगी बात, फिर ये जैसे कहते हैं ना फाइल का पेट भरना है, तो वो TORs भी लंबे चौड़े बना के कर देंगे। उधर से वो जो है वो सब काट कूट के 2-3 बना देंगे। सिर्फ PTI को तो एक इलेक्शन चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो नहीं होनी। हाँ, और इमरान खान के केसेस खत्म करें। अच्छा। और उनको रिहा करें। उनके थर्ड एजेंडा कोई नहीं, इमरान खान को रिहा करें, केसेस खत्म करें और नई इलेक्शन कराएं और फ्री एंड फेयर हो, जिसके अंदर अब इलेक्शन कमीशन और ये वो इस किस्म के इदारे जो हैं ये नहीं चलेंगे। तो इधर से लंबी चौड़ी बातें होंगी। अच्छा। तो वो फिर बात नहीं बनेगी। बस ये मेरा ख्याल है ये क्या इस वक्त मजबूरी क्या है मुज़ाकरात का माहौल बनाने की? क्या बैनुल अक़वामी दबाव भी है फॉर इन्वेस्टमेंट और समथिंग एल्स? देखिए, इन्वेस्टर तो आयशा इट्स अ गुड क्वेश्चन। इन्वेस्टर जो भी है, फॉरेन इन्वेस्टर, वो तो देखता है, वो चाहता है कि गवर्नमेंट जो है, जो भी गवर्नमेंट है वो पॉलिसीज़ बनाती है, वो इनके साथ मिल के पॉलिसीज़ बनती हैं, IMF के साथ या फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ, या अग्रीमेंट साइन होती हैं। वो कहते हैं यार कम से कम ये जो साइन करते हैं हमारे साथ ये टिके तो रहे 8 से 5 साल के लिए हमें सिक्योरिटी तो मिले। तो अगर यही तब्दील हो जाएंगे 1.5-2 साल के बाद अगला आएगा फाड़ देगा, कहेगा यार ये क्या, हम नहीं मानते इसको। तो इसलिए ये भी एक प्रेशर होता है इंटरनेशनल भी कि जो भी हुकूमत आए, खा वो रिग्ड हो या नॉन रिग्ड हो, या जेन्युइनली इलेक्टेड हो या नॉट जेन्युइनली इलेक्टेड हो, या डेमोक्रेटिक हो या फैशिस्ट हो या अथॉरिटेरियन हो या हाइब्रिड प्लस हो या हाइब्रिड प्लस प्लस हो, जो भी आए आप देखिएगा दुनिया एक्सेप्ट कर लेती है। दुनिया एक्सेप्ट करती है इम्पोजिशन ऑफ पावर किसके पास है, फिर वो देखती है कि कितनी देर के लिए ये पावर चलेगा। अगर तो वो देर के लिए लगता है कि ये लगेगा ये पावर रहेगा, जो भी बैठा हुआ है पावर में, तो उसके साथ वो मुकमुका करके अपने कारोबार शुरू कर देते हैं। और अगर वो देखते हैं कि नहीं ये नहीं चल सकता, तो फिर वो नहीं आते, वो कहते हैं नहीं हम नहीं इन्वेस्टमेंट करते, बड़ी इनसिक्योरिटी है, इंस्टेबिलिटी है, पता नहीं ये रहेगा ये नहीं रहेगा, ये होगा ये वो होगा। तो मेरा ख्याल है वो भी एक चीज़ होती है टू फॉर स्टेबिलिटी। ठीक है, तो ये मामलात यूँ हैं कि बार बार सियासी इस्तेहकाम पर IMF भी जोर देता रहा और IMF ने भी बार बार ये मुतालबा किया है कि मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी होनी चाहिए, पॉलिसीज़ का इस्तेहकाम होना चाहिए। और IMF की तरफ से ही रेवेन्यू के हवाले से भी ख़ास इकदाम पर जोर दिया गया था। और सिटी साहब हमने देखा कि केयर टेकर गवर्नमेंट ने ही बहुत ज़्यादा इकदाम करने शुरू कर दिए थे। ओवरहॉलिंग ऑफ FBR में 2 सेक्शंस बनाने की बात की गई थी, और उसके बाद ये भी कहा गया था कि वहाँ पर कोई डाउन साइजिंग भी की जाएगी क्योंकि भर्तियाँ गैर ज़रूरी हैं और रेवेन्यू ख़ास वसूल नहीं होता। सवाल ये है कि ये एकदम से एक ऑपरेशन करना, क्या इस तरह से वो अहदाफ हासिल किए जाएंगे जो FBR की रिस्ट्रक्चरिंग से इनको चाहिए? देखिए, इस वक्त जो टारगेट दिया गया है टैक्स कलेक्शन का वो बड़ा सख्त और स्टीप टारगेट है, और FBR की जो कारकर्दगी है वो बहुत कमज़ोर रही है, वो इस टारगेट को अचीव नहीं कर पा रही। और तो इसलिए ये खदशा था कि और भी मसले बनेंगे अगर हमने FBR को रिफॉर्म ना किया। काफ़ी अरसे से ये बातें चल रही हैं। अच्छा, होता क्या है कि जो गवर्नमेंट आती है वो एक अपना FBR का चेयरमैन लगा देती है और वो कहती है कि अच्छा जी अब आप ये करें। मगर होता ये है कि वो जो FBR का चेयरमैन लगता है
वो एक किस्म की सिफारिश के ऊपर लगता है। वो होता ही है कि ये सबसे पूछते हैं, इनलैंड रेवेन्यू से पूछते हैं, कस्टम से पूछते हैं, टॉप लोगों से पूछते हैं, सारे अपने अपने सिफारिशें भेज देते हैं, फलाना अच्छा है, फलाना अच्छा है, फलाना। तो उसके बेसिस के ऊपर और फिर क्या कौन हमसे ज़्यादा ताउन करेगा, अब प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो चेयरमैन लगा देते हैं। मगर ये कोई गारंटी नहीं होती कि ये 1 साल रहेगा, 2 साल रहेगा, 3 साल रहेगा। अब शहज़ैदी साहब के साथ आपने देखा वो आए, बड़ा धूमधाम से आए और धूमधाम से निकल गए, रुखसत हो गए, लेकिन चुप चुपीते गए थे। उन्होंने बहुत अरसे तक उस पर बात नहीं की, बाद में पॉडकास्ट में की। हाँ, तो चलो वो आए तो बड़े इशू शांत, हाँ कि बड़ा ये करते, मगर FBR ने उनके साथ तावन नहीं किया। हाँ, नहीं किया ना, तो उन्होंने फिर बाद में यही कहा कि मुझे सपोर्ट नहीं मिली। अच्छा, अब ये एक तो ये है कि किसी को 2-3 साल, 1 साल के लिए रखना, 1.5 साल के लिए रखना चेयरमैन, वो भी सिफारिशों के ऊपर, दैट्स नॉट अ गुड वे। सबको पता होता है कि ये जो नया बंदा आया फिर हमारे काम करेगा या हमें टाइट नहीं करेगा, तो वो फिर लोग उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं और चेयरमैन जो भी नया आता है उसके हाथ बांधे जाते हैं। तो पहली गलती तो ये है कि जी जो भी चेयरमैन आप बनाएं तो एक बंदे को बनाएं, उसको कहें 3 साल के लिए आप आ रहे हैं, जैसे आर्मी चीफ आता है 3 साल के लिए या कोई आता है, तो वो सोच समझ के किया जाता है, सिफारिशों के ऊपर नहीं किया जाता। ठीक है, तो वो एक चेयरमैन लगाएं, फुल पावर्स दें। दूसरा ये है कि जो ट्रांसफ़र और पोस्टिंग्स के पावर्स हैं वो प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं होने चाहिए, वो चेयरमैन के पास होने चाहिए, ताकि जो भी वो करे नीचे वाले लोगों को पता हो कि ये चेयरमैन है, ये हमें ट्रांसफ़र कर रहा है, ये कर रहा है, ये मांग रहा है, ये काम करें, ऐसे करें, तो डिलीवरी देनी है। अब वो लोग पहुँच जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर तक पहुँचना तो MNAs MPs के लिए बड़ा आसान है और सिफारिशें आती रहती हैं। तो इसलिए लोग फिर अपनी पोस्टिंग ट्रांसफर्स भी जो हैं प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाल के, चेयरमैन के ऊपर प्रेशर डाल के अपनी करवा लेते हैं, और अगर कोई इंक्वायरी पेंडिंग हो या ये हो वो भी ख़त्म करा देते हैं। तो ये भी एक गलत चीज़ है। एक चेयरमैन आप लगाएं, 3 साल के लिए लगाएं, फुल पावर्स दें पोस्टिंग ट्रांसफर्स के, और फिर कहें डिलीवर करो। और अगर और माइलस्टोन्स दें, पहले साल आपने ये करना है, दूसरे साल आपने ये करना है, तीसरे साल आपने ये करना है, पहले 6 महीने में ये यार्डस्टिक है, ये माइलस्टोन्स हैं, आपने हर चीज़ के ऊपर परफॉर्मेंस देनी, तो उसको मॉनिटर करें, मगर करते कोई नहीं है ऐसे। तो पहली गलती तो ये है। फिर ये इशू ये बनता है कि जी बड़ी करप्शन है FBR के अंदर, और उसकी वजह भी सिंपल सी है कि क्या वजह है कि FBR अपने टारगेट्स पूरे नहीं करता, बिकॉज जब टारगेट्स बनते हैं तो FBR को कंसल्ट करके बनाए जाते हैं टारगेट्स बजट के अंदर, फिर वो FBR पूरा नहीं करता वो, तो पता क्या लगता है कि जी नंबर जहाँ टैक्स कलेक्ट करना चाहिए था जिन लोगों से, जो नए फाइलर्स लाने चाहिए थे, वो नहीं आ रहे हैं। वो इसलिए नहीं आ रहे कि वो खिला पिला के अपने आप को बाहर रखते हैं। ठीक, तो इसलिए यही बहुत से सीरियस प्रॉब्लम्स हैं ऑफ इनएफिशिएंसी, करप्शन एंड इनकॉम्पिटेंस इन दी FBR। अच्छा, इसको रिफॉर्म करने में रेजिस्टेंस बड़ी होती है, जाहिर है वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो अब किया है ये एक डेस्परेट मूव है। अच्छा। ये SIFC से ये ओरिजिनेट हुई है। अच्छा। कि जी जो टॉप लोग हैं, जो काली बेड़ियां हैं, उनको निकाला जाए। इन्होंने क्या किया कि तीनों इंटेलिजेंस एजेंसीज ISI, MI और IB को कहा कि आप जाके सब लोग जो टॉप लोग हैं ये इनको जाके चेक करें। अच्छा। इनकी रेपुटेशंस क्या है, इनके घर कितने हैं, इनका क्या है, काम कैसे करते हैं, उन्होंने रिपोर्टें बना के दी हैं। अच्छा। जिसके बेसिस के ऊपर अब इन्होंने ये फैसला किया है कि 10-12 लोग इनलैंड रेवेन्यू से और 8-10 लोग कस्टम से, इनको फारग करना है इनको, और बाकी उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी है। हाँ, वो कार्रवाई बाद में, अभी तो सस्पेंड किया जाए और फिर इनकी जगह पे जो नए लोग लगाने हैं। तो 4 कैटेगरीज बना दी हैं, ABCD। वो सबसे अच्छे कौन से हैं, उससे थोड़े कम है, सबसे बुरे जो है वो D में कैटेगरी में, उनको तो छांटी की जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। अच्छा। अब ये तो हो गया, इसके पीछे जो था, क्योंकि रेवेन्यू टारगेट्स मीट नहीं हो रहे और FBR के अंदर बड़ी प्रॉब्लम्स है। अच्छा। दूसरा ये कि क्या ये कामयाब होगा कि नहीं। देखिए, अब जो खबरें ये आ रही हैं कि इस वक्त के जो चेयरमैन है FBR के, और वो भी उनके ऊपर भी निशाना है। अब भी पता नहीं वो सर्वाइव करेंगे या नहीं करेंगे। तो क्या इसके बाद किस किस्म का चेयरमैन आता है, क्या पावर्स दिए जाते हैं, क्या प्राइम मिनिस्टर पावर्स अपने पास रखेंगे या नए चेयरमैन को देंगे, और उस चेयरमैन से फिर क्या यार्डस्टिक्स बनेंगी परफॉर्मेंस की, ये सारे ओपन सवाल है। अच्छा। अभी कोई पता नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मगर ये पहला कदम है कि एटलीस्ट वो कहते हैं जो गंदे लोग हैं या जो जिनके ऊपर शक है कि ये इनकॉम्पिटेंट है या करप्ट है या ये इनएफिशिएंट है, तो इनको निकाला जाए या इनको साइडलाइन किया जाए। अच्छा। तो आई थिंक इट्स अ फर्स्ट गुड स्टेप। मगर ये ना हो कि वो 303 वाली चीज़ हो जाए कि निकाल दिए जाए और जो जिनको फिर लगाया जाए वो भी इसी किस्म के निकलें और कोई इसका किसी को फ़ायदा ना हो। तो मैं ये समझता हूँ इट्स एन ओपनिंग स्टेटमेंट, मगर क्या इससे कोई रिजल्ट्स निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, मेरा ख्याल है शॉर्ट टर्म में निकलेंगे। अच्छा। शॉर्ट टर्म में हमेशा इस किस्म की कार्रवाई के थोड़े से रिजल्ट्स निकलते हैं, लोग थोड़े एहतियात करते हैं, ठीक हो जाते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे मॉनिटरिंग ख़त्म हो जाती है, सिफारिशें शुरू हो जाती है, और जो पुराना हमारा कल्चर है सिफारिश का और इनकॉम्पिटेंस का,
वो हावी हो जाता है, फिर लोग रिलैक्स हो जाते हैं, फिर टारगेट्स मिस होने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, लेकिन अक्सर जब एतराज़ किया जाता है एफबीआर की परफॉर्मेंस पे, तो ये कहा जाता है कि एक तो डिजिटाइज्ड नहीं है हमारी इकोनॉमी, फिर डेटाबेस नहीं है, डाटा इंटीग्रेशन नहीं है। आपको नहीं लगता कि ग्रास रूट लेवल से चीज़ें जो थी वो हमाजहत होनी चाहिए थी, यानी तब्दीलियाँ जो हैं वो सिर्फ फायरिंग से नहीं शुरू होनी चाहिए थी, या डाउन साइजिंग से नहीं की जानी चाहिए थी, या करप्शन से आगाज़ नहीं होना चाहिए था, ओवरऑल रिफॉर्म्स आनी चाहिए? आया आयशा, वो साहब है एक आईटी के एक्सपर्ट है, वो कहते हैं कि मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि एफबीआर के पास सारा डिजिटाइज है, जिसकी बात हो रही है डिजिटाइज करने का, वो सारा उनके पास सॉफ्टवेयर है, वो फर्स्ट क्लास है, वो टॉप क्लास है, कोई इशू नहीं है। आप फॉरेन कंपनी को क्यों हायर कर रहे हैं? ये सारा कुछ हमारे पास है, नादरा के पास भी है और एफबीआर के अंदर भी एक्सपर्टीज़ है और हमारी अपनी लोकल एक्सपर्टीज़ है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है आपको फॉरेन कंपनी हायर करने की। अच्छा, और हमारा ऑलरेडी डिजिटाइज है टू अ लार्ज एक्सटेंट, ये उनका कहना है। अच्छा। अब हकीकत क्या है, मैं एक बहुत सीनियर एफबीआर ऑफिशियल से बात कर रहा था, तो मैंने उनसे ये पूछा, मैंने कहा कि क्या बात है, आप अपने टारगेट्स को पूरे क्यों नहीं कर सकते? हाँ। आप नए लोगों को टैक्स लेट में क्यों नहीं लाते? बिल्कुल। उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही, उन्होंने कहा देखिए एफबीआर जो है वो ऑडिटर नहीं है, हमारी ट्रेनिंग नहीं है ऑडिट करने की, तो इसलिए हमसे ये तवक्को करनी कि हम ऑडिट करके लोगों के जो टैक्स निकलता है वो हम खुद निकाल लेंगे, वो बड़ा मुश्किल है। सिर्फ एक ही तरीका है उसका कि लोगों के जो बैंक अकाउंट्स हैं जहाँ आप लोगों ने अपने पैसे रखे हुए हैं, हमें एक्सेस दे दिए जाए उसका। इस वक्त एफबीआर को इजाज़त नहीं है कि वो किसी बैंक को लिखे और कहे कि आयशा का या नजम सेठी का बैंक अकाउंट के सारे डिटेल स्टेटमेंट लिख के भेजें हमें। ये कानून के मुताबिक वो प्रोटेक्टेड है। अच्छा। नादरा के पास ये डेटा है, एक्सेस है, मगर एफबीआर के पास एक्सेस नहीं है। बड़ी फॉर मैं एग्जांपल देता हूँ, एफबीआर क्या करता है, कभी कभी अगर उसने टैक्स नोटिस दे दिया मुझे और उन्होंने कहा जी 10 लाख रुपया दो, अच्छा, तो और मैं कहता हूँ मैं नहीं देता, वो क्या करते हैं, मेरा अकाउंट जो है उसको फ्रीज कर देते हैं। वो बैंकों को लिखते हैं कि नजम सेठी के अकाउंट में जितने पैसे पड़े हुए हैं वो रोक दें, वो पैसे हमने निकालने हैं कानून के मुताबिक, इसने हमारे 10 लाख रुपए देने, हम इससे पैसे ले लेंगे, ये दे नहीं रहा है, तो वो बैंक फिर फ्रीज कर देते हैं। अच्छा, मगर उनको पता नहीं होता इनके अकाउंट में कितने पैसे हैं। तो लोग क्या करते हैं, जब ऐसी कोई चीज़ सिचुएशन होती है कि जी शायद मेरा अकाउंट फ्रीज हो जाए, वो पहले ही पैसे निकाल के कहीं और रख देते हैं। तो जब एफबीआर कहता है इनका अकाउंट वो फारग होता है, उससे होता ही कुछ नहीं। एफबीआर ये कहता है कि हमें एक्सेस दें ना, हम टक 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 करें और हमें पता चल जाए आयशा के बैंक में कितने पैसे पड़े हुए हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, फिर हम ऑडिट करेंगे, फिर हम आयशा की टैक्स रिटर्न देखेंगे और कहेंगे अच्छा तो आपके पास 7 लाख रुपए यहाँ से आया, 10 लाख रुपए यहाँ से आया, ये तो आपने नहीं दिखाया कि ये आपकी इनकम है या कोई गिफ्ट है, ये कहाँ से आई, तो ये 17 लाख रुपए बन गए। अब 17 लाख रुपए के ऊपर आप 25% टैक्स दे दें, बिकॉज हम तो समझेंगे ये आपकी इनकम है जो आपने हमने रिटर्न्स में नहीं दिखाई। तो कैसे भी उनको पता चलेगा? अगर वो उनके पास एक्सेस नहीं है टू द बैंक स्टेटमेंट, उनको पता नहीं चलेगा। लेकिन इस तरह से तो पाकिस्तान में जहाँ इतनी सियासी पोलराइजेशन है, फिर पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन भी तो हो जाती है। इसीलिए पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को रोकने के लिए फिर वो एफबीआर को कहा जाएगा कि नजम सेठी आयशा को पकड़ लो, उनके पीछे पड़ जाओ, बाकी किसी को ना करो। वो उनके पास एक्सेस होगा हमारे, वो कोई ना कोई निकाल के कोई डस्ट लगा देंगे। तो इसीलिए बैंक अकाउंट्स आर ऑलवेज प्राइवेट। ये इसीलिए स्पेशल परमिशन चाहिए होती है टू एक्सेस देम। अगर बैंक अकाउंट्स प्राइवेट ना हो तो फिर लोग बैंकों के अंदर एतमाद नहीं करते। वो कहते हैं यार तो सारी गाली लड़ी बाहर निकल जाएगी। तो अब ये एफबीआर ये कह रहा है कि हमें एक्सेस दें, और वो कह रहा है नादरा के पास डेटा है। अब इसका एक सोल्यूशन ये है कि कोई कमेटी बन जाए। अच्छा। अगर एफबीआर के किसी कमिश्नर का ये फैसला है कि नजम सेठी ने चोरी की है या इसके पास बड़े पैसे हैं, शक है, तो फिर वो अप्लाई करे टू द कमेटी कि जी हमें शक है कि ये बंदा जो है इसका अकाउंट हमें देखना चाहेंगे। उसके लिए स्पेशल परमिशन लें, आर्ग्यूमेंट्स दें, रीजंस दें, फिर उसको एक्सेस मिले उस अकाउंट का, फिर वो देखें, उसकी ऑडिट करें, फिर सेठी को बुलाएं और कहें अच्छा जी दसो तुसी कित्थों आया था, कितने गया। अदरवाइज वो जो स्टेटमेंट हम फाइल करते हैं उसी के ऊपर वो डिपेंडेंट होते हैं। अगर हम उसमें कोई चीज़ छुपाना चाहें तो उनको नहीं पता चल सकता कि हमने छुपाई है कि नहीं छुपाई। तो अब वो कोशिश करते हैं ढूंढने की इधर उधर से, मगर सामने नहीं नजर आती वो। तो जो नजर आता है वही करते हैं। फिर वो करते क्या है, वो कहते हैं इन्होंने कुछ जरूर छुपाया होगा। अच्छा, पहले से ही वो इनकम टैक्स अफसर जो है ना कहता फर्ज कर लेता है तो जो देता है तो ठीक है ना, छुपाया कितना, शुरू यही से करता है। अब वो कहता है मुझे पता नहीं इसने छुपाया कितना। ठीक, अब मैं कैसे पता करूं? एक तरीका ये है कि ये जो कह रहे हैं ना कि ये है, ये इसी के ऊपर मैं डबल लगा दूं, कोई ना कोई एक्सक्यूज लगा के, जिसे वो कहते हैं एड बैक। वो कहते हैं कि जी ये खर्चा आपने दिखाया,
ये खर्चा आपने जो है ना, ये आपकी इनकम थी, ये खर्चा नहीं कर सकते थे, ये आपने अपनी ज़ाती किया है, आपने बिजनेस में डाल दिया, ये आपका ज़ाती खर्चा था, ये तो एक्चुअली इनकम थी, इसके ऊपर हम टैक्स लगाएंगे। ये तो वो फिर एडिंग कर देते हैं। फिर आप उसको चैलेंज करते हैं। जब आप उसको चैलेंज करते हैं तो वो डिपार्टमेंट जो है कमिश्नर के पास जाती है। कमिश्नर फैसला देता है, जो अगर मेरे हक में हो तो डिपार्टमेंट उसको चैलेंज कर लेती है, अगर डिपार्टमेंट के हक में हो तो मैं चैलेंज कर लेता हूँ। वकीलों की तादाद लगी हुई है, अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं वकीलों के ऊपर FBR के अंदर, और जो पटिशनर्स हैं हम जैसे लोग, उन्होंने भी अरबों रुपए लगाए हुए अपने आप को बचाने के लिए। एक पूरा वकला हजरात का एक याशी हो रही है। और वो हर चीज़, जो भी फैसला आता है ITO का, या जो भी फैसला आता है कमिश्नर का, और जो भी फैसला आता है ट्राइब्यूनल का, क्योंकि डिफरेंट स्टेजेस हैं, शुरू में ITO है, उसके बाद कमिश्नर है, उसके बाद ट्राइब्यूनल है, उसके बाद हाई कोर्ट है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है। तो इसीलिए तो वो कहते हैं कि जी इतने खरबों रुपए जो है इस वक्त फंसे हुए हैं लिटिगेशन के अंदर। तो ये सारी चीज़ें साफ करने वाली है। ये स्टेट बैंक के हवाले से सेठ साहब, एक इकदाम जब लिया गया इमरान खान साहब के दौर में, तो आपने उसकी तायीद की थी और आपने कहा था कि स्टेट बैंक को खुद मुख्तार बनाना हुकूमत के मफाद में, रियासत के मफाद में। FBR के हवाले से ऐसा क्या किया जा सकता है जिससे ये सारी अलाइशें जो आपने मिसाल बताए, ये बहुत इन डेप्थ है, लेकिन इंटरव्यू करेंगे किसी को, एक्सपर्ट को, कि क्या रिफॉर्म होनी चाहिए। इसके ऊपर बड़े बहुत टेक्स हैं, IMF ने, वर्ल्ड बैंक ने, रिफॉर्म ऑफ FBR, पर होता कुछ नहीं। इतने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं कि होता कुछ नहीं। वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। ये जो क्वेश्चन आपने जी, ये जो कदम उठाया उन्होंने, ये पहला कदम है। अल्लाह करे कि ये कुछ कामयाब हो जाए, मगर जाहिर है कि सफर लंबा है और काफी पेचीदा है, और बड़े अरसे की वजह से जो ट्रैक है वो खासा खराब है। 22 लोगों का नहीं है, ये 22,000 लोगों का। 22,000 लोगों का। हाँ, भर्तियां भी वहाँ पर इतनी तादाद में, कहा जा रहा है 23,000 का, 6-7 हज़ार की ज़रूरत है, और वो रेवेन्यू टारगेट्स आज तक हासिल नहीं किए जा सके। किसी वक्त टैक्स टू GDP की रेट 12% तक भी पहुँचा, लेकिन अब वो 8% के आसपास ही है। और जो रिफॉर्म्स तजवीज़ की गई हैं SIFC की तरफ से, उसमें ये भी कहा गया कि कुछ कवानीन में तब्दीली भी नागुज़ीर है। असद कुरैशी साहब ने वो सवाल पूछा था, तो सेठी साहब ने जिसका जवाब दिया, और भी बहुत से सवाल। आज के प्रोग्राम का मेजर सेक्शन जो होगा वो आपके सवालों पर मबनी होगा, इसलिए आप हमारे साथ रहें। वेलकम बैक टू द शो। आज हम थोड़ा मैथ्स कर रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमी, पाकिस्तान, मैथ्स, अभी सारा कुछ घूम ही उसके इर्द गिर्द रहा है। आमिर अहमद साहब पाकिस्तान की 2 बड़ी इंडस्ट्रीज़ के हवाले से क्वेश्चन क्या करें? सेठी साहब, ये जो पाकिस्तान की 2 बड़ी अहम इंडस्ट्रीज हैं, एक टोबैको इंडस्ट्री और दूसरी शुगर इंडस्ट्री, इनको अगर हुकूमत नेशनलाइज कर ले तो इसमें क्या हर्ज है? जिनमें से एक पे तो कंट्रोल है PTI के सियासतदानों का, और शुगर इंडस्ट्री जिसके ऊपर हमारे PMLN और पीपल्स पार्टी वालों का कंट्रोल, जो भी मसले मसाइल हैं हमेशा के लिए उनको ख़त्म करे और उनको अपने हाथ में ले लें इनका कंट्रोल। इसमें क्या हर्ज है? क्या ये मुमकिन नहीं है? नेशनलाइज कर लें टोबैको को और शुगर को। बात यह है कि सबसे ज़्यादा टैक्स इवेजन सेल्स टैक्स की जो है वो अमंग्स द टॉप इज़ टोबैको। कहानियाँ ऐसी हैं कि वो टोबैको निकलती है, ट्रकों में लोड होती है फैक्ट्री से, और वो अफ़गानिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करती है, और तक क्योंकि उधर फिर सेल्स टैक्स नहीं है, एक्सपोर्ट हो रहा है वो, और वो अक्रॉस द बॉर्डर जाता है, और वहाँ से वो मोड़ के वापस आ जाता है सड़क पे, और वो फिर उसके ऊपर कोई अगला पिछला कुछ नहीं होता। तो इस तरीके से टैक्स इवेजन हो रही है ऑफ सेल्स टैक्स। अब बात यह है कि करोड़ों अरबों में ये सब कुछ हो रहा है। अब नेशनलाइज कर लें टोबैको को। मेरा ख्याल है नेशनलाइजेशन हैज़ नॉट प्रूव्ड सक्सेसफुल। जब भी नेशनलाइजेशन होती है तो एक मसला आप हल करते हैं, दूसरे मसले शुरू हो जाते हैं। जब ब्यूरोक्रेसी आके बैठ जाती है ऊपर, तो फिर वो अच्छी खासी प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्रीज जो हैं वो लॉस मेकिंग हो जाती हैं। तो मैं नहीं समझता कि नेशनलाइजेशन इज़ द इशू। इशू इज़ सिंपली ये स्मगलिंग और ये जो टैक्स इवेजन है इसको तकड़ा किया जाए। और अब प्रॉब्लम ये है कि आप जिसको भी वहाँ लगाते हैं इसको रोकने के लिए, वो खुद ही करप्शन में फिर इन्वॉल्व हो जाते हैं, वेदर इट इज़ वन इंस्टीट्यूशन और अनदर इंस्टीट्यूशन। वो ग्राउंड लेवल पे इस किस्म का कल्चर है कि उसके बगैर चारा नहीं है। सो दीज आर डिफ़िकल्ट इश्यूज़, बट आई डोंट थिंक नेशनलाइजेशन इज़ द आंसर। दूसरी बात आई इस शुगर के बारे में। अच्छा, अब शुगर जो है दैट इज़ अ क्रिटिकल इंडस्ट्री फॉर पाकिस्तान। इसके ऊपर बहुत से इश्यूज़ बनते हैं। मेरा अपना मौक़िफ़ तो बड़ा सीधा सा है कि हमारी शुगर इंडस्ट्री होनी नहीं चाहिए, शुरू से आखिर तक होनी नहीं चाहिए। ये इसके बहुत से नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि ये जो एग्रीकल्चरल ज़मीन है जो कि गंदम और कॉटन के लिए इस्तेमाल की जा सकती है और राइस के लिए, जो कि ऑल आर एक्सपोर्टेबल आइटम्स, वो हम नहीं करते, और उसकी ज़मीन कम होती जा रही है, एकरेज कम होती जा रही है, और ये शुगर जो है ये बनती जा रही है, और ये जो है इसके ऊपर सब्सिडीज़ मिलती हैं,
अरबों रुपए की सब्सिडीज़ हैं, 100 अरब से भी ज़्यादा की सब्सिडी इस इंडस्ट्री को मिलती है, और सारे सियासतदान, और अब तो मैं कहता हूँ कि रियासत के इदारे भी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो ये जिस दिन ख़त्म होगी उसमें आपकी जो बहुत बड़ी तब्दीली आएगी इस मुल्क के अंदर। अब लोग कहते हैं लो जी अरबा रुपए दी, खरबा रुपए की इंडस्ट्री है, कैसे आप कर देंगे, इतने लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बात यह है कि ये सबसे ख़तरनाक इंडस्ट्री है। हमें शुगर की सारी शुगर इंपोर्ट करनी चाहिए, जितनी ज़रूरत हो उतनी कर लें। वो शुगर सस्ती भी है और ये महंगी भी। ये हमारा पानी भी बहुत इस्तेमाल करती है, और ये हमारी दूसरे क्रॉप्स जो हैं, जो एक्सपोर्टेबल क्रॉप्स हैं, उसको भी नहीं होने देती। तो और ये बिल्कुल सियासी इट्स जिसे कहते हैं ना, एक किस्म की बहुत बड़ी ब्राइब है रियासत की तरफ से टू दी पॉलिटिशियंस एंड अदर पीपल ऑफ दिस कंट्री जिनके पास शुगर इंडस्ट्रीज़ हैं। और ये बनाई इसीलिए गई थी कि पॉलिटिशियंस को खिलाने पिलाने के लिए। और ये जो भी हुकूमत आती है उन्हें अपने लोगों को शुगर इंडस्ट्री शुगर परमिट्स देती है, वो बनाते हैं और वो फिर खाते हैं और खिलाते हैं। सो माई सेंस कि शुगर इंडस्ट्री को इन द नेक्स्ट 5 years इसको ख़त्म कर देना चाहिए। और उसका तरीका एक ही है कि सब्सिडी देनी बंद करें, देखें क्या होता है, और इंपोर्ट करना शुरू करें। हर साल उनको एक कैलिब्रेटेड तरीके से आप कहें जी कि ये पहले साल की सब्सिडी है, दूसरे साल की, ये तीसरे साल की है, ये चौथे साल की है, ये 5वें साल की है, कम करते जाएँ और ऑटोमेटिकली जो मार्केट है उसको एडजस्ट करेगी और आप इंपोर्ट्स बढ़ाते जाएँ। आप देखिएगा कितना फ़र्क पड़ता है इस चीज़ इसके साथ। तो दैट्स माई लॉन्ग एंड सिंपल आंसर। बिल्कुल ठीक है। यानी अगर कोई चीज़ ओवर टाइम ग्रो की है तो उसको ओवर टाइम आप अपनी पॉलिसी से ख़त्म भी कर सकते हैं। एकदम सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं है, छोटे छोटे स्टेप्स लें और उसके बाद आप दूसरी मुतबादिल पॉलिसी सामने ला सकते हैं। क्वेश्चन ज़्यादातर स्ट्रेटजी और पॉलिसी के हवाले से ही है। ज़ाहिर है सालेहा लाहौर से क्या जानना चाह रही हैं? जो हमारी प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट्स हैं, व्हाई आरंट दे मेकिंग द स्ट्रैटेजीज टू एक्सपोर्ट द सरप्लस व्हीट लाइक टू द कंट्रीज सोमालिया, सूडान, इजिप्ट? दीज कंट्रीज आर एक्चुअली फेसिंग द शॉर्टेज एट द मोमेंट, सो व्हाई वी डोंट एक्सपोर्ट द व्हीट टू देम? इस तरह से जो हमारा फार्मर है वो भी नाराज़ नहीं होगा डेफिनेटली, और हमें जो एक फॉरेन एक्सचेंज है वो भी मिल जाएगी। देखिए, गंदम एक्सपोर्ट भी होती है, इंपोर्ट भी होती है। ये आपने देखा बुज़दार के ज़माने में कुछ ये शुगर और गंदम के ऊपर इश्यूज़ चलते रहते हैं। कभी कोई ज़्यादा इंपोर्ट हो जाती है और लोकल नुकसान हो जाता है, कभी जो होती है वो एक्सपोर्ट कर देते हैं और शॉर्टेज हो जाती है। तो ये गवर्नमेंट करती है ये चीज़ें, ऐसे नहीं है कि करती नहीं है। मगर आम तौर पे जो हमारी वीट क्रॉप है गंदम का वो कम ही होता है, डिमांड हमारी ज़्यादा होती है, तो इसलिए फिर हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है। और दूसरी बात ये है कि स्मगलिंग भी बड़ी होती है टू अफ़गानिस्तान, और जब इंडिया पंजाब के अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर इधर से भी स्मगलिंग होनी शुरू हो जाती है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड इशू है, इसके लिए रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ और इदारे बनाए गए हैं इसको मॉनिटर करने के लिए कि कब इंपोर्ट होनी चाहिए, कब एक्सपोर्ट होनी चाहिए। और दिस गोज़ फॉर शुगर एंड फॉर वीट। तो एंड राइस आमतौर पे ज़्यादा होती है, वी ऑलवेज एक्सपोर्ट राइस, बट राइस का इतना इशू नहीं है, इट्स ऑलवेज देयर इज एन एक्सपोर्टेबल सरप्लस। मगर वीट यस, अगर एक्सेस में है तो दे कैन एक्सपोर्ट इट, कोई ऐसी इशू नहीं है। मगर यही तो प्रॉब्लम है कि स्टॉक्स कितने हैं, फलानी प्रोविंस के पास कितना है, उसके पास कितना है, कीमत कितनी है, कहाँ शॉर्टेज है, कहाँ बढ़ा है, इतना इनके पास सोफिस्टिकेटेड सिस्टम मॉनिटरिंग का नहीं है दैट दे आर एबल टू प्रेडिक्ट विद 100% एक्यूरेसी कि इनकी रिक्वायरमेंट कितनी होगी, कहाँ कितनी चाहिए होगी, कितनी मूवमेंट करनी पड़ेगी प्रोविंशियल, कितनी कीमतें रखनी पड़ेंगी, कितनी जो है वो प्राइवेट सेक्टर में होगी, कितनी गवर्नमेंट प्रोक्योर करेगी। इनके पास इतना सोफिस्टिकेटेड सिस्टम नहीं है, इसीलिए ये सारी जो अप्स एंड डाउन्स होती हैं और फिर लड़ाई झगड़े होते हैं कि जी आपने इंपोर्ट क्यों कर ली, आपने एक्सपोर्ट क्यों कर दी। तो दीज इश्यूज विल कंटिन्यू। ठीक है, तो ये है मसले। प्रोग्राम में आज आप ही हमारे मेहमान होंगे, आपके सवाल ही हम सेठी साहब के सामने रखेंगे, लेकिन ब्रेक से वापस आके। वेलकम बैक। ये ज़हीर साहब फैसलाबाद से हैं, क्या जानना चाह रहे हैं? स्टॉक मार्केट के अंदर ये जो 100 इंडेक्स इतने % ऊपर चला गया और नीचे आ गया, ये ज़रा एक लेमैन की समझ के लिए सर ज़रा काइंडली इसको एक्सप्लेन कर दें कि ये क्या है 100 इंडेक्स जो है, और ये किस तरह स्टॉक मार्केट जो है ये अपना वर्क करती है। स्टॉक मार्केट जो है इसका बेहतर होना या इसका नीचे आ जाना, ये हमारी जो डेली यूज़ की जो चीज़ें हैं वो उस पर किस तरह असरअंदाज हो सकती है? देखिए, हमारी स्टॉक मार्केट अगर उसकी वैल्यू देखी जाए बड़ी थोड़ी सी है और उसको मैनिपुलेट करना बहुत आसान है, और 5 या 10 लोग मैक्सिमम बड़े लोग हैं, शार्क्स कराची में बैठे हुए हैं, वो इसको मैनिपुलेट करते हैं। ये जो शेयर प्राइसेस हैं इनकी एक्चुअली कोई तल्लुक ही नहीं है कि एक कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर या डिविडेंड्स के ऊपर, थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है। मगर ये जो लोग मैनिपुलेट करते हैं वो उसको एग्जैजरेट करते हैं, चढ़ा देते हैं, गिरा देते हैं, चढ़ा देते हैं, गिरा देते हैं। अब मुझे एक बात बताएं, ये $1 बिलियन IMF का आने के साथ
ये जो है 100, ये जो स्टॉक मार्केट का इंडेक्स है, ये इतना कैसे बढ़ गया। और मैं आपको बता दूं, ये छोटा सा झटका लगेगा तो ये गिरा देंगे, फिर एक छोटा सा पॉजिटिव न्यूज़ आएगी तो ये चढ़ा देंगे। इसका ताल्लुक इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के साथ नहीं है, इसका ताल्लुक है विद स्पेकुलेशन एंड विद द बिग शार्क्स। वो इसको मैनिपुलेट करते हैं। इट्स नॉट लाइक दी अदर स्टॉक एक्सचेंजेस जहाँ एक्चुअली बाइंग एंड सेलिंग होती है इन एनी बिग वे। यहाँ बहुत कम होती है, मगर जो करते हैं वो बहुत कम लोग हैं जो इनको मैनिपुलेट करते हैं। ख़रीदा बेच दिया, ख़रीदा बेच दिया, और सारे इन कॉन्सर्ट मूव करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि स्टॉक मार्केट जो है, ये सिर्फ कहा जाता है कि ये एक बैरोमीटर है आपकी मईशत का, मगर एक्चुअली दैट्स नॉट ट्रू। इस वक्त इकॉनमी का कोई ख़ास अच्छा हाल नहीं है और स्टॉक मार्केट कहाँ चढ़ गई है। क्या इसका ये मतलब है कि ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये अब आगे दे विल डू वेरी वेल? नॉट नेसेसरीली। तो इसलिए मैं समझता हूँ यू हैव टू बी वेरी केयरफुल क्या आप ख़रीदते हैं, क्या आप बेचते हैं। ये ज़्यादातर स्पेकुलेशन है। और फिर यहाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है हॉट मनी। वो जो बाहर से पैसे आते हैं, 100 मिलियन आ गए, 10 मिलियन आ गए, 100 मिलियन आ गए, वो डॉलर्स वो आके तो इसको फिर उठा लेते हैं, किसी में वो इन्वेस्ट करते हैं, फिर जल्दी से निकाल लेते हैं और वो बेच के निकल जाते हैं अपनी प्रॉफिटेबिलिटी लेके। इसको इसलिए कहते हैं हॉट मनी। तो ये दिस इज़ ऑल वेरी स्पेकुलेटिव। लेकिन सेठ साहब, ये कोर्ट के फैसलों से और पॉलिटिकल हैपनिंग से कैसे स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे होती है? वो मैनिपुलेट करते हैं। इससे देखिए, सबसे ज़्यादा जो रिपोर्ट्स लिखी जाती हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और फलाना आ रहा है, फलाना जा रहा है, ये सब स्टॉक मार्केट के अंदर एनालिस्ट बैठे होते हैं, वो रिपोर्टें लिख रहे होते हैं कि फलाना अगर IMF आ गया तो उसका ये फ़ायदा होगा, ना आया तो ये नुकसान होगा। फिर आ रहा है कि नहीं आ रहा, अच्छा जी आ रहा है तो चढ़ा दो, नहीं आ रहा तो गिरा दो, आ रहा है तो फिर चढ़ा दो। उसके अंदर बाइंग एंड सेलिंग के अंदर फ़ायदा किसका है, नुकसान किसका है? फ़ायदा, सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो ब्रोकर्स का है, उनको तो कमीशन मिलती है, आप ख़रीदें या आप बेचें। तो इससे देयर इज़ अ लॉट ऑफ दैट गोइंग ऑन। मैं कभी भी, आई थिंक द पाकिस्तान स्टॉक मार्केट डज नॉट रिफ्लेक्ट in any significant sense the true state of affairs of Pakistan's economic performance. ओके, ठीक है, ये है इसका क्रक्स। फरहान और से क्या जानना चाह रहे हैं? जो आप लोन्स की रीपेमेंट करते हैं, वो पहले ही पैसा सेपरेट आपके फंड में से, आपका जो एनुअल बजट है उसमें से पैसा सेपरेट कर दिया जाता है, या प्रोविंसेस को पैसा देने के बाद जो पैसा फेडरल के पास बचता है उसमें से लोन्स की पेमेंट की जाती है, जो हमारे फॉरेन लोन्स हैं? नहीं, ऐसे नहीं है। होता ही है कि अगर फेडरल गवर्नमेंट जो है 100 रुपये कलेक्ट करती है तो उसमें से 42.5 42.5 ये फीस, उसका हिस्सा जो है वो फेडरल गवर्नमेंट अपने पास रखती है, और 57.5 ये यानी कि 57.5 उसका हिस्सा, फीसद हिस्सा उसका, ये प्रोविंसेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है। अच्छा, अब वो सबको पता है कि पंजाब को कितना मिलता है, फलाने को कितना मिलता है, वो उसको चेंज नहीं करना चाह रहे। जो पिछला जो फाइनेंस कमीशन अवार्ड था जो जरदारी साहब के ज़माने में हुआ, उसमें उस वक्त 46% मिलता था 46.5% मिलता था प्रोविंसेस को, और 54% के करीब फेडरल गवर्नमेंट रखती थी। अब फेडरल गवर्नमेंट का कम हो गया और प्रोविंसेस का ज़्यादा हो गया, इसीलिए लड़ाई झगड़ा हो रहा है। फेडरल गवर्नमेंट कहती है नहीं, पुराने फार्मूले पे जाएं, हमारे पास पैसे नहीं है, और पैसे नहीं है, बिकॉज हमारे पास पैसे होंगे तो हम कर्जे उतारेंगे। तो आपका सवाल आया, ये कर्जे जो है ये फेडरल गवर्नमेंट अपने पैसों से वापस करती है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कहती है वो भी इसमें हिस्सा डालें? एक्चुअली प्रोविंशियल गवर्नमेंट कोई कर्जे वापस नहीं करती, सारे कर्जे फेडरल गवर्नमेंट के होते हैं, फेडरल गारंटीज़ होती हैं उसके पीछे, और फेडरल गवर्नमेंट जो है अपने जो पैसे रह जाते हैं उनके पास 100 में से 42% उसमें से खर्च करती है। अब उसी में से सारे जो कर्जे हैं वो भी वापस करने हैं फेडरल गवर्नमेंट ने, उसी में से डिफेंस के जो सारे खर्चे हैं वो भी करने हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी करने हैं, जो छोटी मोटी डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं, MNAs MPAs की स्कीम्स हैं, एंड अदर फेडरल गवर्नमेंट के जो रिक्वायरमेंट्स हैं, इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेसीज हैं, इतनी पेंशन्स हैं, ये वो सारा उसी 42% में से देना पड़ता है, और वो होता नहीं पूरा। तो फिर क्या करती है फेडरल गवर्नमेंट? वो फिर कर्जे लेती है, डोमेस्टिक कर्जे लेती है, फॉरेन कर्जे लेती है, उन कर्ज़ों के साथ वो फिर जो पुराने कर्जे होते हैं उनकी सूद भी देती है और उनको वापस भी करती है। इसीलिए आपका जो इस वक्त डेट टू GDP रेशियो है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आपकी टैक्स कलेक्शन इतनी बढ़ नहीं रही, कर्जे जो है वो आप पर और बोरो कर रहे हैं, स्टेट बैंक से, लोकल बैंक से आप ख़रीदते हैं, पैसे लेते हैं, प्रिंट मनी, पैसे प्रिंट करते हैं, और फिर IMF से पैसे लेते हैं, वर्ल्ड बैंक से पैसे लेते हैं, और मुल्कों के पास जाते हैं, भीख मांगते हैं, उनसे पैसे लेते हैं, वो लेके फेडरल गवर्नमेंट के पास आते हैं, वहीं से फिर वो उसकी डेट पेमेंट्स भी करते हैं। प्रोविंसेस का कोई इसमें रोल नहीं है डेट पेमेंट्स के अंदर, प्रोविंसेस ने अपने पैसे ला के हजम करके टकार मार के फारग हो जाएंगे। ना सिरदर्द नहीं फेडरल का है,
सर दर्द है कि उन्होंने लोन्स वापस करना है। ठीक है, मामला आपने बड़ी अच्छी तरह से समझा दिया, लेकिन इसमें यही ज़रूरत भी उजागर होती है कि फिर जब खाते का ये हिसाब है तो फिर FBR की तंजीमें और इस्लाहात FBR में नागुज़ीर क्यों हो चुकी हैं। ये क्वेश्चंस तो हो गए, लेकिन एक और सवाल जो उठ रहा है वो बाबर सत्तार साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज, 6 जजेस वाले ख़त का मामला जब से हुआ है और उससे पहले उन्होंने कुछ हुकूमती ऑफिशल्स को जिस तरह से डांटा है वो खबरों में है, फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं और उन्होंने एजेंसीज़ के सरबराहों को भी बुलाया और फ़ोन टैपिंग के हवाले से क्वेश्चंस भी उठाए। 6 जजेस के ख़त के बाद वो प्रोमिनेंट हुए और अब आज 4 इदारे, 4 महकमे उनके खिलाफ चले गए हैं कि आप अपने आप को जो ऑडियो लीक केस है उससे अलग कर लें। उन्होंने 4 मुख्तलिफ एतराज़ात लगाए हैं, पैमरा भी उसमें FIA भी शामिल है और इसके अलावा PTA भी। आप मुझे बताएं कि बाबर सत्तार साहब क्या खुद को वाकई रिक्यूज़ कर लेंगे? मेरा नहीं ख्याल वो रिक्यूज़ करेंगे। अगर उन्होंने करना होता तो इतनी आगे ना बढ़ते हो। उन्होंने काफ़ी सीरियसली इन इश्यूज़ को लिया है। पुलिस के खिलाफ भी, आपको याद है वो DC वाला केस भी याद है आपको? जी, इरफान। हाँ, और तो इसलिए वो तो मेरा ख्याल डटे हुए हैं। और ये पब्लिक इंटरेस्ट की बातें हैं, ये सिर्फ इसमें गवर्नमेंट और अपोजिशन नहीं। जब गवर्नमेंट अपोजिशन में होती है तो वो भी इसी किस्म के सवाल करते हैं कि हमारी टेप रिकॉर्डिंग्स क्यों हो रही हैं, टैपिंग क्यों हो रही है, ये क्यों हो रहा है वो। अब जजेस ने तो खुद एक्सपीरियंस किया ना कि उनके कैमरे उनके यहाँ भी निकलने शुरू हो गए। तो मेरा ख्याल है इस वक्त बाबर सत्तार साहब डटे हुए हैं कि वो इस केस को बढ़ाएंगे आगे, और कुछ नहीं तो थोड़ी सी एहसास दिलाएंगे एजेंसियों को और हुकूमत को कि आप एहतियात करें, नहीं तो फिर हम लोग नोटिस लेंगे। अब वो मेरा ख्याल है देखिए निकलेगा तो कुछ नहीं, किसी ने नहीं कहना कि हमने टैपिंग की है, सारे यही कहेंगे जी हमें तो नहीं पता। तो फिर बाबर साहब क्या करेंगे? वो यही हो सकता है, बुलाएंगे लोगों को, थोड़ी सी बेइज्जती करेंगे उनकी, तो उससे निकलेगा कुछ नहीं। और आप देखेंगे इसके पुशबैक आएगी। अब बाबर सत्तार के ऊपर, तो बाबर सत्तार साहब के ऊपर अब छोटी छोटी कहानियां निकलनी शुरू हो जाएंगी। कुछ मीडिया वाले लोग जो हैं जिनको फीडिंग की जाएगी, मीडिया कह रहा है कि रेफरेंस भी आ रहा है। हाँ, तो अब इस किस्म की चीज़ें काउंटर प्रेशर है बाबर साहब के ऊपर। मगर मैं जज साहब को कुछ गायबाना तारुफ तो है मेरा उनसे, तो मैं जो मेरी जो समझ है कि जज साहब पीछे नहीं हटेंगे। वो और बात है, निकलेगा कुछ नहीं इसमें से, मगर ये एक जिसे कहते हैं ना जुडिशरी भी स्पेस ले रही है, क्योंकि आज तक सारी स्पेस तो एस्टेब्लिशमेंट के पास थी, ये हुकूमत के पास होती है। तो जो हमने देखा पहले जिस तरीके के साथ मैनिपुलेशन हुई है जुडिशरी की, साकिब निसार साहब, खोसा साहब, बाकी लोग भी, वो तो होता रहा है ना यहाँ। तो वो तो आप ये भी खबरें आ रही हैं कि खान साहब जब भी धरने शरने हो रहे थे तो उस वक्त खान साहब के साथ भी कुछ जजेस उनके साथ राब्ते में, तो ये भी बातें वाडा साहब ने कर दी हैं। तो अब नाम नहीं लिया मगर सबको पता है किसकी बात हो रही है। हाँ। तो ये अब पुशबैक आ रहा है। और तो बाकी जजेस के हवाले से भी आएगा कि वो भी केसेस में खुद को अलग करें? नहीं करेंगे। अब मेरा ख्याल है ये जो एग्जाम्पल सेट हो रहा है ना, वो 6 जजेस ने बात कर दी, फिर लाहौर हाई कोर्ट ने भी कहा कि हम भी इकट्ठे हो जाते हैं, सिंध वाले भी हो जाएंगे। ये आपको याद होगा कि ढूंढिएगा, मैंने एक क्लिप कहा था महीना 1.5-2 महीने पहले कि अब वक्त आएगा कि जुडिशरी जो है ये भी तंग करेगी एस्टैब्लिशमेंट को भी और गवर्नमेंट को भी, क्योंकि उन्होंने भी देख लिया है कि अब वक्त आ गया कुछ, हमें भी कुछ आज़ादी का झंडा उड़ाना चाहिए। अच्छा, और ये जो आप लेनी चाहिए, अपनी स्पेस लेनी चाहिए। ये रिक्यूज करने, देखिए इन्होंने जो स्पेस छोड़ दी है ना, उसके साथ जुडिशरी की बदनामी बड़ी होगी, चीफ जस्टिस तक के ऊपर दाग लग गए। दिस इज नॉट गुड। अब कुछ नौजवान जजेस हैं वहाँ जो कि मेरा ख्याल है कि इस किस्म की अब उन्हें एहसास है इस बात का कि थोड़ी पुश बैक होनी चाहिए। एंड आई थिंक बाबर सत्तार इज वन ऑफ देम। बिल्कुल ठीक। अब ये 29 और 30 अप्रैल का दिन होगा, 2 बहुत इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट के रूबरू होंगे और उससे हमें पता चलेगा कि अदलिया की स्पेस वापस लेने की स्ट्रेटजी कैसी है और कहाँ तक जाएगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें।